आगे बढ़ते हैं, पहले आज की उड़ती खबर देखते हैं, उसके बाद आज के मेहमान अमर करोड़िया से बातचीत करेंगे जो कि सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट हैं द मार्केट्स के, और उनसे जानेंगे आज के स्टॉक कौन से। लेकिन सबसे पहले आज की उड़ती खबर। आज की जो उड़ती खबर है सोर्सेज के वाले से वो जियोमेट्रिक है, इस पे आपको ध्यान देना है। ऑल्दो ये 2 से 2.5% अभी ऊपर है, लेकिन इसमें खबर ये है कि जल्द ही एक वेंचर में उतर सकती है। कंपनी सप्लाई करती है सॉल्यूशंस, आईटी सॉल्यूशंस, और इनके पास काफ़ी अच्छा बेस भी है, और इसमें उम्मीद ये जताई जा सकती है कि आगे चल के जो वेंचर नया करने वाली है इससे एक नए सेक्टर्स में भी पेनिट्रेट कर पाएंगे। तो जियोमेट्रिक के स्टॉक पर नज़र रखें। ऑलमोस्ट इस समय दिन के उच्चतम स्तरों पर है, लेकिन एक काउंटर का जो बेस है ये काफ़ी स्ट्रांग बना है। ये काउंटर टूटा ज़रूर था, लेकिन इस टूटने के बाद उसने बेस फॉर्मेशन दिया है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ऑन अ टेक्निकल बेसिस। खबर तो मैं आपको फिर से बता दूं, ये सारी सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है जो कि सूत्रों के हवाले से मिलती है। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय इसमें ज़रूर लें। जियोमेट्रिक इस समय दिन के उच्चतम स्तरों पर ऑलमोस्ट 5% की बढ़त इसमें देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें और भी अच्छा मूव आज भी दिन भर के सेशन में देखने को मिल सकता है, तो काफ़ी सावधानी के साथ ट्रेड करने की ज़रूरत है जियोमेट्रिक पर। आगे बढ़ते हैं। अमर इस बीच आज के मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट है। अमर, शुक्रिया। आपकी मार्केट्स पर राय, क्या करना चाहिए आज? देखिए, जुलाई सीरीज में हमने देखा कि एक निफ्टी में मेजर डाउन ट्रेंड आया और काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट्स और बहुत इंपॉर्टेंट और सपोर्ट लेवल्स ब्रेक हुए, और उसके बाद हमने ये लास्ट 2 सेशन में देखा है कि नीचे से निफ्टी ने 8% का एक बाउंस बैक दिया है। हमारी राय यही है कि शॉर्ट टर्म में तो ट्रेंड पॉजिटिव है, और ये जो बाउंस बैक है वो 5220, 5250 के जो मेजर सप्लाई लेवल्स है वहाँ तक कंटिन्यू होना चाहिए। और ओवरऑल मार्केट को प्ले करने के लिए एक ही स्ट्रैटेजी है कि लॉन्ग और शॉर्ट साइड पे स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं और सप्लाई लेवल्स पे शॉर्ट करना है, और जैसे ही कोई भी बाउंस बैक और एक पुल बैक आता है तो कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें अभी भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है और उनमें अग्रेसिवली लॉन्ग जाने की यही एडवाइस रहेगी। बिल्कुल, चलिए और स्टॉक्स भी आपसे जानेंगे, लेकिन इस बीच मार्केट थोड़ी अटेम्प्ट करता हुआ पुल बैक की। आज सुबह जब खुला था तो गैप डाउन खुला था, 20-30 पॉइंट निफ्टी चला गया था, लेकिन अभी 20 पॉइंट ऊपर है निफ्टी, यानी कि कुल मिला के आज की वॉलेटिलिटी 60 पॉइंट की हो चुकी है। सेंसेक्स पर रणनीति क्या होनी चाहिए, समझते हैं। अभी 102 अंक ऊपर है सेंसेक्स, और सेंसेक्स के अंदर प्रीमियम बना हुआ है। सितंबर सीरीज की आज शुरुआत भर है, अक्टूबर से कल अगस्त सीरीज खत्म हो गई है, तो ये जो उतार चढ़ाव है ये काफ़ी परेशान कर सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करने की ज़रूरत है। बाय ही रखें, क्योंकि 18,000 के ऊपर शायद एक पुल बैक वापस तेज़ी से मिलने की उम्मीद है, इसलिए बाय कॉल आपके सामने रख रहे हैं। ये 18,800 तक के टारगेट के हिसाब से आप इसको रख सकते हैं, और 18,200 का स्टॉप लॉस होगा। कल हमने 17,900 का स्टॉप लॉस दिया था, आज थोड़ा ट्रेल कर रहे हैं और ट्रेल करके 18,200 का स्टॉप लॉस आपको दे दिया है। तो आप बने रहें। अगर आप लॉन्ग पे हैं, अगर आपने नहीं ट्रेड किया, करना चाहते हैं तो इस पर ट्रेड लें। BSE सेंसेक्स फ्यूचर्स जिसकी एक्सपायरी अब 26 सितंबर को होगी। कुछ एक स्टॉक्स और देख लेते हैं जहाँ पे अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है। आज IDFC थोड़ी देर पहले ही आपको दिया था हर घंटे मुनाफे के शेयर के अंदर, ये ऑलमोस्ट अब 3.5% ऊपर है। टाटा स्टील में भी अच्छी बढ़त है। अमर, टाटा स्टील पर आपका व्यू क्या है? अगर किसी को कोई ट्रेड लेना हो, एक बार 275-76 की रेंज का स्टॉप लॉस, थोड़ा डीप स्टॉप लॉस ज़रूर है, लेकिन ये सेफ होगा। 272-76 की रेंज का एक स्टॉप लॉस रख के मे बी 320 तक के टारगेट के लिए एक इन्वेस्टमेंट कॉल बनती है। जी डिम्पी जी, 320 तो नहीं, पर 295-300 के रेंज में एक मेजर सप्लाई जोन है टाटा स्टील में। तो इस लेवल पे ऐसा लग रहा है कि हम थोड़े से इन्वेस्टमेंट कॉल लेने के लिए थोड़े से लेट है, पर मोमेंटम तो जारी है काउंटर में, तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल आप कह सकते हो टाटा स्टील में इस लेवल से लेना चाहिए, पर एक इन्वेस्टमेंट के लिए ये हमारी सलाह नहीं रहेगी, बिकॉज 300 के लेवल्स पे जो सप्लाई आएगी उससे एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट देखने मिल जाएगा ये काउंटर में। ठीक है, चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद भी सवाल इसमें जानेंगे कि आज अमर से कि उनकी ट्रेडिंग पिक क्या है, साथ ही ब्रोकर्स के रडार के 2 शेयर भी आपके सामने रखेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आरबीआई गवर्नर बयान दे रहे हैं, ये सुनते हैं उनको। Which constitute nearly 2/3 of our economy. And if you look at the WPI and CPI trajectories over the last 10 years, we'll find that there has been divergence, convergence, and we've had a problem whenever there's been divergence between WPI and CPI in calibrating our policy and, more importantly, in communicating our policy. To some extent, the divergence between WPI and CPI can be attributed to statistical differences stemming from coverage, classification of items, and the relative weights of the constituents. However, there could be other reasons as well. For example, higher transaction costs, taxes, are reflected in the CPI but not in the WPI. Regardless of the reasons, the large magnitude of the short-term divergence between the two indices poses a major challenge for assessing inflation dynamics in the short term. Going forward, is there a case for shifting to CPI for the conduct of monetary policy in India? There are several issues which need to be considered in this context. First, as we've discussed several times in our internal meetings, the new CPI has only 19 data points, which is not sufficiently long for a statistically robust analysis. Second, in the new CPI, food prices comprise nearly 50% of the index, making the movement of CPI relatively more sensitive to food price changes. And then we will get into the additional complication of how much of the food price change is generalizing into inflation and how do we capture that. Also, the third reason, house rents comprise about 10% of weight in the new CPI. With house rents being largely imputed, there could be concerns about the efficacy of their measurements. Of course, the problem about house prices is not unique to us. Several central banks emphasize monitoring CPI inflation. आरबीआई गवर्नर का मानना है कि आप फिलहाल जो पूरी पॉलिसी है उसका ऑब्जेक्टिव तो हमारा यही है कि प्राइस स्टेबिलिटी किसी तरह से रहे। उन्होंने ये महंगाई के ये भी कहा कि WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है महंगाई दर का आकलन करने के लिए ज़्यादा बेहतर है बजाय CPI के, और पॉलिसी का फोकस कीमतों में स्थिर लाना है। आगे बढ़ते हैं, आज की जैकपॉट कॉल देखते हैं। रजत हमारे साथ जुड़े हैं। रजत, बताएं आज की जैकपॉट कॉल। यूनिटेक पे नजर रख के चल सकते हैं। बाजार पे तेजी है और इस काउंटर पे भी तेजी देखने को मिल रही है। कारण स्पष्ट है, अगर आप चार्ट्स पे एनालाइज करें और इनफैक्ट इंट्राडे चार्ट्स पे 10 मिनट चार्ट्स पे इसको देखें तो इसने एक गैप बनाया था 16.6 से लेकर 16.1 का 28 अगस्त को। उसके बाद आज यहाँ पर उस गैप को फुल कर दिया है इसने और उसके ऊपर जाके कामकाज शुरू कर दिया है। जबरदस्त मोमेंटम है काउंटर। इनफैक्ट 18.10 के यहाँ पर 16.10 के ऊपर जब ये काउंटर निकला तो उसके बाद काफी अच्छे मोमेंटम में बनता हुआ नजर आया। अब ये जो मोमेंटम है ये और भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। जिस हिसाब से यहाँ पर 10 मिनट चार्ट्स पैन आउट हो रहे हैं और एक अच्छा ब्रेकआउट कैंडिडेट बनता हुआ नजर आ रहा है। तेजी में अब 17.50 तक के लक्ष्य यहाँ पर खुल जाते हैं तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं। जिस लेवल पे ब्रेकआउट हुआ था 16.10 के आसपास, वहीं पर ही स्टॉप लॉस 16.20 के आसपास का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। आज के लिए 17.50 तक के लक्ष्य यूनिटेक में देखने को मिल सकते हैं। तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस समय डीलर इस काउंटर पे। ठीक है, 17.50 तक के टारगेट के लिए आप इसमें तेजी खेल सकते हैं। ऑलमोस्ट इस समय दिन की हाई पे भी है तो 17.50 का टारगेट, कोई बड़ा टारगेट आपको कोई नहीं देगा इस समय। जो भी टेक्निकल एनालिस्ट होगा वो कम से कम आपको छोटे टारगेट के साथ ही इस कॉल में उतरने के लिए कहेगा। 17.50 का टारगेट है, बाय करके चल सकते हैं यूनिटेक को। शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अब आगे ब्रोकर से डार के 2 शेयर और। कल जो स्टॉक दिया था नाल्को, उसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न आया और कल वो इंडेक्स का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले स्टॉक्स में भी शामिल हुआ। 12% कल ऊपर था नाल्को के अंदर। हमने अच्छी मोमेंटम आते हुए देखी। सुमित आज भी हमारे साथ जुड़े हैं बताने के लिए आज के दोनों शेयर। सुमित बताएं। शुक्रिया डिम्पी। आज के 2 शेयरों में पहला शेयर है MRPL का, जहां पर खरीदारी करके चलने की राय दी जा रही है। जो लक्ष्य दिए जा रहे हैं वो है 88 रुपए के। पिंक रिसर्च की तरफ से ये रिपोर्ट आई है MRPL में खरीदारी करके चलने की राय। रीजन उन्होंने जो दिए हैं उसमें पहला रीजन तो है बुक वैल्यू से नीचे, करीब 27% अपनी बुक वैल्यू से नीचे शेयर कामकाज कर रहा है। वैल्यूएशन के लिहाज से आकर्षक स्तरों पर काफी हद तक दिखाई पड़ रहा है। दूसरा, एक तो क्योंकि इतनी गिरावट आ चुकी है इन 26 शेयरों में, जो शेयर्स अच्छे डिविडेंड पे ऑफ करते हैं वो भी एक अच्छा ट्रिगर रहता है उन सभी कंपनियों के लिए। तो इस कंपनी का भी डिविडेंड पे आउट करीब 3 से 4% के आसपास
आसपास का है। अच्छे डिविडेंड पे आउट्स भी हैं, एक अच्छे वैल्यूएशन पर भी है। उसके अलावा इस तिमाही में कंपनी का जो घाटा है वो भी कम होता हुआ दिखाई पड़ा था YoY बेसिस पे, और ये एक और अहम ट्रिगर है। तो ये कैपेसिटी एडिशन हो रहा है, कैपेसिटी एक्सपेंशन आने वाले समय में फर्दर बूस्ट कर सकता है कंपनी के नतीजों को भी। और इस तिमाही में FIs की तरफ से भी होल्डिंग बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है, ना केवल इस तिमाही बल्कि 3 तिमाही से FIs होल्डिंग भी बढ़ रही है। तो जो लक्ष्य दिया जा रहा है 88 रुपए का, पिंक रिसर्च की रिपोर्ट है, खरीदारी करके चल सकते हैं शेयर में। साथ ही साथ जो दूसरा शेयर दिया जा रहा है वो एग्रेसिव कॉल है, वो है यस बैंक, जहां पे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं 328 रुपए तक के लक्ष्य देने के लिए। करीब फर्स्ट कॉल की तरफ से रिपोर्ट आई है। शेयर एक पुल बैक मोड में, इनफैक्ट उनका ये कहना है कि जिस तरह की गिरावट शेयर में देखने को मिली है, फंडामेंटल ग्राउंड पे कोई खास ऐसे रीजन नहीं है। हालांकि बैंकिंग स्पेस में जो नेगेटिव एक फैक्टर्स देखने को मिले और इस कंपनी में एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर जो इश्यूज खड़े हुए हैं वो एक कंसर्न रहा है, लेकिन अदरवाइज फंडामेंटल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनपीएस स्लाइटली बढ़े हैं, लेकिन ओवरऑल कंपनी एक अच्छी परफॉर्मेंस देती आ रही है और उम्मीद भी लगाई जा रही है कि आगे भी दे सकती है। इसलिए 328 रुपए के लक्ष्य लिए खरीदारी कर सकते हैं यस बैंक में। फर्स्ट कॉल की तरफ से एक खरीदारी की राय है। ठीक है, दोनों स्टॉक्स आप नजर रखें, MRPL और येस बैंक, इन दोनों के अंदर अच्छा मोमेंटम वापस बनता हुआ दिखा है। येस बैंक भी ऑलमोस्ट अपने इंट्राडे हाई के आसपास ही है, 8 रुपए की बढ़त है, और MRPL के अंदर भी अच्छी मजबूती आती है। देखिए इनफैक्ट इसे 8.5% ऊपर आके कामकाज कर रहा है, तो 32 रुपये 30 पैसे का। हालांकि पोजिशनल कॉल है, आपको थोड़ा और समय इसको देना होगा। आगे बढ़ते हैं। अमर, आपकी तरफ से रिकमेंडेशंस क्या है, आप कौन से स्टॉक्स ले रहे हैं? जी, हमारी ओर से फर्स्ट रिकमेंडेशन रहेगी एक पोजिशनल बाय कॉल जो रिलायंस कम्युनिकेशंस में है। तो स्टॉक अभी 121-122 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। इसमें 117-18 के आसपास अगर पुल बैक आता है तो लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है, और हमारा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक सितंबर एक्सपायरी में वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स रहेगा, और ऊपर में 140-145 के लेवल्स भी आ सकते हैं, क्योंकि पूरा जो डाउन ट्रेंड रहा है जुलाई सीरीज़ में, उसमें इस स्टॉक ने सिर्फ एक थोड़ा सा करेक्शन दिया है, और उसने अभी भी अपना जो अप ट्रेंड है वो बरकरार रखा है, और ये सिर्फ एक पुल बैक है लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे। ठीक है, इसके अलावा एक दो स्टॉक्स आपसे और इन पर्टिकुलरली समझना चाहते हैं। जैसे कल ADAG स्टॉक्स के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, क्या आज कोई ADAG स्टॉक आपको बेहतर लग रहा है इन 4-5 में से? जैसे आर पावर है, आरकॉम है, इंफ्रा, इन सब में से? जी, आरकॉम के अलावा दूसरा जो ADAG स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है वो रिलायंस कैपिटल। आज उसने डेली चार्ट्स पे एक ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, और 295 से 300 के रेंज में एक बहुत ही अच्छा बेस भी बिल्ड हुआ है। तो इसमें भी आने वाले दिनों में अगर मार्केट स्टेबलाइज हो जाते हैं तो 10% का अपसाइड देखने मिल सकता है बहुत ही इजीली। ठीक है, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आपका व्यू क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ऐसा काउंटर है जिसने पूरे डाउन ट्रेंड में बहुत ही ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है, और ये जो आउट परफॉर्मेंस की साइकिल हम देख रहे हैं वो लगभग 2-3 साल बाद इस तरह का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है, जब रिलायंस इंडस्ट्रीज पूरी तरह से मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर रहा है और गिरते हुए बाजार में भी होल्ड अप कर रहा है। उसका जो 850-860 लेवल का जो डिमांड जोन है वहाँ पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट ले रहा है वो, और आने वाले दिनों में हमें लग रहा है कि रिलायंस इसी तरह से आउट परफॉर्म करना कंटिन्यू करेगा, और ऊपर में 945-950 के लेवल्स बहुत ही इजीली आ जाएंगे। ठीक है, वैल्यू बाय हम कई स्टॉक्स पूछ रहे हैं लगातार, इससे आपका व्यू क्या है? क्या DLF इस समय एक वैल्यू बाय है, BHEL एक वैल्यू बाय है, एक्सिस बैंक एक वैल्यू बाय है, इन तीनों में से कोई है? DLF एक शॉर्ट टर्म बाई कॉल हो सकता है, क्योंकि 160 का जो उसका रेजिस्टेंस है वहाँ से गिर के उसने वापस ही 120-125 का जो प्रीवियस बॉटम था उससे थोड़ा सा ऊपर एक अच्छा बॉटम बनाया है लास्ट 2 दिनों में। तो वैल्यू बाय तो नहीं, पर एक ट्रेडिंग बाउंस के लिए बाय कर सकते हो DLF 155-160 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, शुक्रिया आपका अमर, आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि अलग अलग स्टॉक्स इस समय क्या किया जा सकता है, इंडेक्स पे भी अपनी राय रखने के लिए। फिलहाल 23 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी और 112 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स कामकाज करते हुए। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद मृत्युंजय आपके साथ जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे कि इस समय कम्युनिटी मार्केट में करना क्या है, उसका धोखा सवाल जवाब का सिलसिला। नमस्कार।